Welcome dear students. In induction motor, today we are going to discuss the introduction and working principle of three-phase induction motor. After completing this topic, you will be able to describe the working principle of three-phase induction motor and you will be able to recall the concept of slip. अब अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में आपका क्या होगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि आपका स्लिप का कॉन्सेप्ट क्या है, स्लिप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर अगर हम बात करें थ्री फेज इंडक्शन मोटर के जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, सबसे पहली बात तो है कि ये जो वर्किंग प्रिंसिपल आप इंडक्शन मोटर पढ़ोगे इसी के प्रिंसिपल पे हम पूरी इंडक्शन मोटर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही साथ आपका जो ये जो सेक्शन है पूरा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की, तो आज आप इंडस्ट्री में जितने भी मोटर्स यूज़ कर रहे हैं उसका अप्रॉक्सीमेट 80% जो मोटर आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। क्योंकि आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि ये कांस्टेंट स्पीड पे ऑपरेट करता है। साथ ही साथ आप इस पे जो स्पीड वेरिएशन है वो आप वाइडली कर सकते हो। और ये क्या है, ये आपके थ्री फेज एसी सप्लाई से ये ऑपरेट हो रहा है, तो इसलिए इसे आप एसी मोटर भी कह सकते हैं। तो इसलिए अभी हम जितने भी अपने सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, पावर सिस्टम या फिर आपका जो भी इंडस्ट्री आप जो यूज़ कर रहे हो वहाँ पे जो पावर सप्लाई दे रहे हैं वो सारे के सारे आपके एसी पावर सप्लाई कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप एसी मोटर यूज़ कर रहे हो तो आपको किसी भी रेक्टिफायर या इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको पावर को एसी टू डीसी या डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए। इसमें आप सिंपली अब अपने मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं एसी पावर से। और प्लस पॉइंट मैंने जो पहले बताया कि हाँ, ये जो एक कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट कर सकता है, साथ ही साथ इसका जो स्पीड वेरिएशन है वो बहुत ही वाइड रेंज में होता है। आप इसकी ब्रेकिंग स्मूथ कर सकते हो। तो हर इस तरीके से आप जो आज का जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें आपका जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है या फिर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर इंडक्शन मोटर की बात करूँ तो इंडक्शन मोटर भी दो टाइप के होते हैं, आपके थ्री फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो जो घर में डोमेस्टिक यूजेस में आप जितने भी मोटर्स यूज करते हैं अप्रोक्सीमेटली सारे वो आपके सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होते हैं। जैसे आप बात करूँ तो आपके फैन में जो आप मोटर यूज करते हो वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। जो आप टुलू पंप यूज करते हो पानी कलेक्ट करने के लिए, वो जो आपका जो पंप होता है वो अभी आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। फिर अगर हम इंडस्ट्री में जाएं, जैसे आप इंडस्ट्री में कहने का मतलब है कि जैसे अगर आपको एलिवेटर्स आप देखते हैं, लिफ्ट आप देखते हो, तो उस जो भी आपके जो इंडस्ट्री में जो भी आपके किसी भी लोड को रोटेट करवाने के लिए या मूव करवाने के लिए अगर आपको कोई मोटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हम जनरली थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट से अगर हम देखें तो वही मैंने कि आपको एक आंकड़ा बताया था कि अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी मोटर्स आप यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 80% जो मोटर्स होते हैं वो आपके इंडक्शन मोटर्स होते हैं। तो अब ये जो आपका ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपको सबसे पहले बताएगा कि आपका इंडक्शन मोटर काम कैसे करता है। उसके बाद यहाँ पे आप ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसे आप एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं। वो आपका रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि क्यों आप इसे रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्यों आप इसको एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं। उसके बाद आपका ये स्लिप का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये कंप्लीट आपका एक एक बैकग्राउंड बनाता है, आपका एक बेस बनाता है। अगर मैं कहूँ तो एक बेस बनाता है आपके इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो बेस बनाता है आपको इंडक्शन मोटर को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले लर्निंग आउटकम, दैट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे मैंने आपको एक कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये आपका है स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और ये जो है हम इसे बोलेंगे रोटर ऑफ थ्री फेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पार्ट है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि आपने स्टेटर पे आप जो वाइंडिंग रखते हैं उसे आप बोलते हैं स्टेटर वाइंडिंग, जो आपके रोटर पे वाइंडिंग होता है उसे आप बोलते हैं रोटर वाइंडिंग। तो यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसके स्टेटर वाइंडिंग पे जो आप सप्लाई देते हो वो आपका थ्री फेज सप्लाई होता है। और ये जो थ्री फेज सप्लाई होता है ये आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है।
ठीक है, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक सर्किट डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, और वहाँ पे मैंने आपको 3 कंडीशंस बताए थे कि जब आपका ये 3 कंडीशन लाई करेगा तभी आपका वोल्टेज इंड्यूस होता है कंडक्टर में। ठीक है, आपका जो इंडक्शन 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है उसको छोड़ के आप जितने भी मोटर पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे आपके डब्ल्यू फेडेड इंडक्शन डब्ल्यू फेडेड मोटर होते हैं, यानी कि उसमें 2 वाइंडिंग होते हैं, दोनों वाइंडिंग पे आप अलग अलग से सप्लाई देते हो और तब वो मोटर की तरह काम करता है। बट इकलौता आपका इंडक्शन मोटर है जहाँ पे आपके 2 वाइंडिंग होते तो हैं बट आप सप्लाई सिर्फ एक वाइंडिंग पे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सिंगली फेडेड मोटर भी इसे कहा जाता है। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि अगर सपोज मान लेते हैं कि आपके स्टेटर पे जो वाइंडिंग है जिसको हम स्टेटर वाइंडिंग बोल रहे हैं, जब आप उसको 3 फेज एसी सप्लाई दोगे तो वो आपका एसी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि टाइम वेरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। और आपका सबसे बड़ा कंडीशन यही था कि अगर आपका कंडक्टर अगर आपका कंडक्टर स्टेशनरी कंडीशन में है तो ऑब्वियसली जो उसे फ्लक्स लिंक कर रहा होगा वो टाइम वेरिंग होना चाहिए, यानी कि रोटेटिंग होना चाहिए। तो आप जनरली पढ़ते हो जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो आप एसी 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं तो वो आपका टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है वो प्रोड्यूस करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद आपके इंडक्शन मोटर में क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमने अगर देखो आप स्टेटर पे तो हमने 6 कंडक्टर्स लिए हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि आपके स्टेटर कंडक्टर जो होते हैं वो नंबर ऑफ स्टेटर कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपके जो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन हम अगर आपको याद हो तो हम डीसी मशीन्स में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो भी आप कंडक्टर यूज करते हैं वो कॉयल की तरह यूज करते हैं और हर एक कॉयल के 2 कंडक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि चूंकि ये 3 फेज इंडक्शन मोटर है, यानी कि आप 3 फेज सप्लाई यहाँ पे दे रहे हो, तो हमने यहाँ पे 3 फेज के लिए 2-2 कंडक्टर सेलेक्ट किए हैं। दैट मीन्स कि आपके हर फेज के लिए एक कॉयल रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसके 2 कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैं बता रहा हूं कि अगर ये जो आपका जो कंडक्टर है ये आर फेज का अगर एक कंडक्टर है, दूसरा जो कंडक्टर होगा ठीक इसके अपोजिट, इसे हम आर डैश कह लेते हैं। ये जो दोनों कंडक्टर है वो आपके आर फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है 3 फेज सिस्टम में जो आपका आर फेज, बी फेज और वाई फेज के जो फेज वोल्टेज और करंट होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होते हैं। तो जो आप सप्लाई देंगे वो ऑब्वियसली 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। तो आपका ये जो सेकेंड कंडक्टर है इसे हम वाई फेज से अगर रिप्रेजेंट करें, तो अगर ये इसका वाई फेज का पहला कंडक्टर है तो जो सेकेंड वाला होगा वो वाई फेज का फिनिशिंग कंडक्टर या उसे हम बोल सकते हैं सेकेंड कंडक्टर ऑफ द वाई फेज। इसके बाद आपके पास जो तीसरा कंडक्टर बचता है वो होता है बी फेज। तो इसके जो 2 कंडक्टर्स हैं मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया बी एंड बी डैश से। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो रहा है आपके पास टोटल 6 कंडक्टर हैं जिसमें से हर 2 कंडक्टर आपके एक फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक चीज यहाँ पे मैं पहले आपको कैसे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसको समझाने से पहले ये आपको एक बेसिक आइडिया होगा जब आप सर्किट थ्योरी पढ़ते हो, उसमें जब आप 3 फेज सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे बताया जाता है, लेकिन फिर भी मैं उसे रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर आप बात करें कि किसी भी सिस्टम में जो आपका 3 फेज जो वोल्टेज और करंट आप डिलीवर करते हो उसका फेजर डायग्राम क्या। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो आपके जो 3 फेज सिस्टम होते हैं, जब आप किसी भी सिस्टम में जब आप 3 फेज सप्लाई देते हो तो जो तीनों फेज होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम में देखा है। यहाँ पे जो आपका होता है सबसे पहली चीज़ ये है, आपको ये भी बताया जाता है कि जो आपके 3 फेज सिस्टम होते हैं उसमें फेज सीक्वेंस होता है, और जनरली आप फेज सीक्वेंस आर वाई बी या आर बी वाई पढ़ते हो। तो एक्चुअली अगर हम बात करें कि ये फेज सीक्वेंस होता क्या है, तो ये जो फेज सीक्वेंस होता है एक्चुअली हम उसे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो यहाँ पे आपका 3 फेज वेवफॉर्म है। तो ये जो 3 फेज वेवफॉर्म है इसमें देखो हर फेज का अगर मैं बात करूं तो ये आपका आर फेज है,
यानी आर फेज का करंट या वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन है, अगर हम इसे बोल सकते हैं। ये आपके वाई फेज का है, ये आपके बी फेज का है, और देखो तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। है ना? तो अब अगर हम बात करें कि ये सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस क्या होता है, अगर हम हर एक फेज के अगर ये मान लेते हैं आपका वोल्टेज वेव फॉर्म ही है, तो हर एक फेज का जो आप देखो तो वो क्या होता है, एक बार वो जीरो होता है, उसके बाद वो पिक पे जाता है, फिर वो रिड्यूस होने लग जाता है, फिर जीरो होता है, फिर से वो नेगेटिव पिक की तरफ बढ़ता है, फिर से वो नेगेटिव पिक के बाद वो घटना स्टार्ट होता है, फिर जीरो होता है, और ये कंटिन्यूस होता जाता है, और इसीलिए आप इसको साइनसॉइडल वेवफॉर्म बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि फेज सीक्वेंस कहने का मतलब होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो इसके पीक वैल्यू को पकड़ा, अब उसके बाद हम सीक्वेंस देखते हैं कि किस किस सीक्वेंस से आपका फेज का जो करंट या वोल्टेज है उसका पीक आ रहा है। जैसे अगर हम अपने वेव फॉर्म पे देखें तो सबसे पहले जो आर फेज से जो पास हो रहा करंट है, ठीक है, अगर ये मान लो सपोज आपका करंट वेव फॉर्म ही है, तो जो यहाँ पे आर फेज का जो आपका करंट वेवफॉर्म वो सबसे पहले पीक पे जाता है, उसके बाद वो रिड्यूस होने लग जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वाई फेज का जो करंट है वो अपने पीक पे जा रहा है, उसके बाद फिर वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर बी फेज का जो करंट है वो अपने पीक पे जा रहा है, और ये जो पैटर्न है वो आपका फॉलो होता जा रहा है, आर वाई बी आर वाई बी आर वाई बी, तो आप इसे बोलते हैं आर वाई बी फेज सिक्वेंस। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें तो क्या होगा, अगर मैंने मान लो सपोज ये एक रेफरेंस लिया, दूसरा दूसरा रेफरेंस जो है सपोज मैं लेता हूँ ये, ठीक है, तीसरा जो रेफरेंस है मैंने लिया ये, ठीक है। तो अब तीन जो हमने रेफरेंसेस लिए हैं, जैसे ये अगर आपका रेफरेंस नंबर वन, ये रेफरेंस नंबर टू, ये रेफरेंस नंबर थ्री, मैं बस एक एग्जांपल से आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे क्या, कि अगर आप देखो तो रेफरेंस नंबर वन पे देखते हैं, या रेफरेंस नंबर टू पे देखते हैं, या रेफरेंस नंबर थ्री पे देखते हैं, या फिर इस पूरे वेवफॉर्म के किसी भी पॉइंट पे देखो, किसी भी रेफरेंस लाइन पे देखो, तो एक टाइम में दो फेज के फेज करंट पॉजिटिव हैं, तो तीसरे फेज का फेज करंट नेगेटिव हो जा रहा है। अब किसी भी देखो, अगर आपने यहाँ पे जो फर्स्ट रेफरेंस लिया है, अगर उस फर्स्ट रेफरेंस पे बात करूं तो सबसे पहले जो आपका जो वाई फेज है उसका करंट पॉजिटिव है, जो आर फेज है उसका करंट पॉजिटिव है, बट उसी इंस्टेंट पे अगर आप देखो तो आपके बी फेज का करंट नेगेटिव मैग्नीट्यूड में शो कर रहा है। यानी कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड कहने का मतलब है कि डायरेक्शन उसका रिवर्स है। कभी भी किसी भी जब आप कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन बनाते हैं तो आपको ये याद होता है, ये जो आप साइनसॉइडल वेवफॉर्म बनाते हैं तो इसका जो पॉजिटिव हाफ है और नेगेटिव हाफ है, दोनों का देखें तो वेवफॉर्म सिमिलर होता है, दोनों का जो पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक होता है वो सेम होता है, बट अगर आप देखो इन दोनों में डिफरेंस बस इतने का है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। पॉजिटिव पिक, पॉजिटिव जो आपका जो हाफ होता है उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, नेगेटिव हाफ में मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम होते हैं, बट क्या होता है वो डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो पॉजिटिव पिक है और नेगेटिव पिक है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो वो सेम है, बट उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो जो आपका जो बेस लाइन आपने लिया, जो रेफरेंस लाइन लिया है, उसके पॉजिटिव साइड पे देखें, या फिर जो उसके जो बेस लाइन आपने लिया उसके अपर साइड को अगर आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो जो लोअर साइड होगा उसको नेगेटिव मानते हैं हम जनरली। इस वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इस वैल्यू को हम नेगेटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बेस लाइन है उसके अपर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो उसके नीचे है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपका थ्री फेज सिस्टम है, उस थ्री फेज सिस्टम में जो आपका सबसे पहले वाई और आर, अगर आप देखो पॉइंट रेफरेंस नंबर लाइन फर्स्ट पे जो वाई और आर फेज है
ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, बट उसी इंस्टेंट पे आपका जो वी फेज का करंट है वो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। अगर आप अपने रेफरेंस लाइन 2 पे जाते हैं, रेफरेंस लाइन 2 पे देखें तो अब आपका क्या हो रहा है, वी फेज पॉजिटिव हो रहा है, आपका वाई फेज पॉजिटिव हो रहा है, बट उसी टाइम पे जो आपका आर फेज है वो नेगेटिव हो रहा है। अगर थर्ड लाइन पे जाते हैं तो आपका जो है आर फेज पॉजिटिव हो रहा है, वाई फेज पॉजिटिव हो रहा है, बट उसी टाइम पे आपका वी फेज नेगेटिव हो रहा है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपके थ्री फेज सिस्टम में दो फेज में करंट जो होगा वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड शो कर रहा होगा और तीसरे में उसका मैग्नीट्यूड रिवर्स्ड होगा यानी नेगेटिव शो कर रहा होगा। इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो थ्रू आउट द जो आपका वेव फॉर्म है, जो आपके थ्री फेज सिस्टम का जो वेव फॉर्म है, उसमें आपको ये क्लियरली मिलेगा कि एक टाइम पे एक जो फेज है उसका जो करंट होगा, उसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा, और बाकी जो दो दो फेजेस हैं उसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अब उस केस से अगर मैं यहाँ पे लिंक करता हूँ, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन बनाया है उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो आपका जो आर फेज है, वाई फेज है और बी फेज है, इन तीनों फेज में से किसी दो फेज का करंट का डायरेक्शन सेम होगा और तीसरे फेज का करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट पे देखें तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपके आर फेज का जो जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट में आपके वाई फेज और बी फेज का डायरेक्शन, क्योंकि एक का डायरेक्शन जो होगा उससे बाकी के दो जो होंगे वो रिवर्स्ड होंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने मैट्रिक सर्किट में डिस्कस किया था, इवन जब हम डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे उस टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि जो आप करंट का डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने जो भी आप कंस्ट्रक्शन बनाते हो अपने मशीन का अपने बोर्ड पे, तो वहाँ पे हमने आपको ये डिस्कस करके बताया था जो करंट होता है कोई भी कंडक्टर का, अगर आप फ्रंट व्यू देख रहे हो और उसमें अगर आपको करंट का डायरेक्शन बताना होता है तो आप कैसे बताते हैं, अगर करंट आपके पेपर में इंटर कर रहा है, घुस रहा है, तो आप उसको क्रॉस से डिनोट करते हैं, और अगर करंट का डायरेक्शन उस कंडक्टर से बाहर की तरफ यानी कि पेपर से बाहर की तरफ है तो आप उसे पॉइंट की तरह डिनोट करते हैं। ये हमने पहले भी मैट्रिक सर्किट में डिस्कस कर लिया है, इसका एप्लीकेशन हमने डीसी मशीन में देख रखा है। तो यहाँ पे भी जो हमारा होगा, अगर सपोज मान लेते हैं आर फेज है, आर फेज में हमारे पास दो कंडक्टर है, एक को आप आर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दूसरे को आप आर डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर आर में अगर हमारा करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जो आर और आर डैश है एक्चुअली वो आर फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल क्वाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आर और आर फेज जो आर डैश है वो आपके एक ही क्वाइल के दो कंडक्टर्स हैं, और एक ही क्वाइल के जो अगर वो दो कंडक्टर्स हैं तो उसमें अगर एक में करंट का डायरेक्शन अगर इंटर कर रहा होगा तो दूसरे से करंट बाहर निकलना चाहिए, या फिर अगर एक में करंट बाहर की तरफ निकल रहा है दैट मीन्स कि दूसरे वाले से वो 100% इंटर किया होगा। तो यहाँ पे अगर हम आर फेज के आर कंडक्टर से अगर करंट को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो 100% है कि जो आर डैश है उससे करंट इंटर करेगा, यानी कि उसे हमें क्रॉस से शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो आर फेज का है जो करंट का डायरेक्शन है दोनों कंडक्टर में वो क्या है। अब अभी हमने जस्ट अपने फेजर डायग्राम में समझा कि अगर एक टाइम में किसी एक फेज का करंट का डायरेक्शन जो होगा बाकी के दो के उस डायरेक्शन के रिवर्स होगा। तो अगर हम यहाँ आर फेज को जिस हिसाब से डिनोट कर रहे हैं, तो आर फेज के आर कंडक्टर से अगर करंट बाहर की तरफ निकल रहा है तो वाई और बी फेज को इसे अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई फेज से करंट अंदर की तरफ घुसेगा, बी फेज से करंट अंदर की तरफ घुसेगा, तो इसका जो अपोजिट कंडक्टर है बी डैश से करंट बाहर की तरफ निकलेगा और वाई डैश से करंट बाहर की तरफ निकलेगा, और ये कंप्लीट आपका कंस्ट्रक्शन और उसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो आपका शो हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर फेज में आर कंडक्टर से करंट बाहर निकल रहा है तो आर डैश से एंटर कर रहा है, वाई फेज में वाई कंडक्टर से अगर करंट एंटर कर रहा है तो वाई डैश से बाहर निकल रहा है, बी फेज में वी कंडक्टर से अगर करंट एंटर कर रहा है तो बी डैश से। अब अगर हम देखें तो अब इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर देखो तो आपके डीसी जो आपका जो इंडक्शन मोटर है उसके जो टॉप कंडक्टर्स हैं, स्टेटर कंडक्टर्स, अभी हमने जो भी कंडक्टर शो कर रखा है वो स्टेटर कंडक्टर है। तो जो आपके टॉप जो स्टेटर कंडक्टर्स हैं, जो हमने यहाँ पे टोटल 6 कंडक्टर यूज किया है, तो इसमें से जो टॉप के जो 3 कंडक्टर्स हैं उसमें करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ निकल रहा है,
और जो लास्ट जो बॉटम की जो 3 कंडक्टर्स हैं उसमें अगर आप देखो तो करंट का डायरेक्शन आपने क्रॉस से डिनोट किया, यानी कि करंट अंदर की तरफ घुस रहा है। तो अब अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो सिंपल सी बात है ना कि जब अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग पे जब आप पावर सप्लाई करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा। और अगर फ्लक्स का प्रोडक्शन होगा तो हमें कि कोई भी मैग्नेट हो, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, फ्लक्स ऑलवेज उसके नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे देखें तो अगर अपने करेंट के डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो करेंट के डायरेक्शन से हम पता कर सकते हैं कि हमारे जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा वो किधर, ठीक है। तो अब अगर देखो आपके जो टॉप के कंडक्टर है उससे करंट जो है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, और जो आपका जो आपके जो टॉप के जो कंडक्टर्स है, टॉप के कंडक्टर्स में जो करंट का डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, और जो आपका जो बॉटम के कंडक्टर्स है उसका उसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ घुस रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम इसे फॉलो करना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं कि जो आपका जो टॉप है जहां से कंडक्टर बाहर की तरफ निकल रहा है, और जो आपका साउथ है जहां से कंडक्टर अंदर की तरफ एंटर कर रहा है, तो वो आपका डायरेक्शन ऑफ करंट बता देगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो हम क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट जो होता है वो राइट हैंड रूल से निकालते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, राइट हैंड रूल में क्या है कि अगर आपके 4 फिंगर्स आपका करंट का डायरेक्शन अगर फॉलो कर रहा है तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपके फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपके जो टॉप कंडक्टर से करंट बाहर निकल रहा है, बॉटम कंडक्टर से करंट अंदर की तरफ घुस रहा है। तो अगर हम करें कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट अगर करें तो जो करंट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है टॉप के कंडक्टर से, और वो अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। टॉप जो करंट है वो क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, फिर वो अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है। तो बाहर निकल रहा है, अंदर इंटर कर रहा है। अगर इसको आप 4 फिंगर से रिप्रेजेंट करो तो बाहर निकला, अंदर की तरफ घुसा, तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है, बाहर निकला, अंदर की तरफ घुसा, तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है ना, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कंडक्टर से करंट हमने बाहर की तरफ निकाला तो नीचे वाले कंडक्टर से करंट अंदर की तरफ घुसेगा, और इसे अगर हम फॉलो करें तो जो आपके फ्लक्स का डायरेक्शन है वो थंब के डायरेक्शन में होगा, यानी कि राइट साइड में होगा। तो अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो आपके करंट है वो ऊपर वाले कंडक्टर से बाहर बट नीचे वाले कंडक्टर से अंदर घुस रहे हैं। इस हिसाब से जो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा। अगर फ्लक्स का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है दैट मीन्स कि जो नॉर्थ पोल होगा आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का वो राइट साइड होगा, और जो साउथ पोल होगा वो लेफ्ट साइड। क्लियर, ठीक। तो अब अगर देखें तो हमने यहाँ पे अपने जो रेफरेंस हमने जिस हिसाब से लिया था उस हिसाब से हमने डिस्कस किया कि कैसे आपके आर बाई वी फेज में करंट जब पास होता है तो उसके करंट के पास होने से जो आपका स्टेटर जो इलेक्ट्रोमैट में कन्वर्ट हो रहा है उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कैसे डिनोट। अब अगर हम नेक्स्ट में अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट में जाने के बाद फिर से ये आपके आर और आर डैश ही है, फिर वाई, ये फेज वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाई वाई डैश से, और ये फेज बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी बी डैश, ठीक है। अब अगर बात करें तो अब क्या हो रहा है, अगर हम देखें रेफरेंस पॉइंट पे तो सबसे पहले हमने जहाँ पे कट किया था वो वहां अगर देखें तो आपका जो वाई फेज और आर फेज था उसमें करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो आपका बी फेज नेगेटिव हो रहा था। नेक्स्ट अब दूसरे टाइम में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, जो आपका आर फेज पॉजिटिव था वो आपका नेगेटिव हो जाएगा और बाकी के अपोजिट कर जाएंगे। कि यहाँ पे क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम
दो कंडक्टर का करंट का जो डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा और जो तीसरा कंडक्टर होगा वो पीछे वाले जो करंट का डायरेक्शन उसे फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आर फेज के आर कंडक्टर से करंट बाहर की तरफ निकल रहा था, नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, उससे करंट एंटर करेगा। और अगर आर कंडक्टर से करंट एंटर कर रहा है तो आर डैश से बाहर निकलेगा। ठीक, अब करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, जो वाई फेज है अभी भी वो प्रीवियसली जैसे था वैसे ही रहे अगर, तो वाई कंडक्टर से पहले भी करंट अंदर की तरफ घुस रहा था, अभी भी करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, तो वाई डैश से करंट बाहर की तरफ निकल, बट बी फेज में अपोजिट हो रहा है। ठीक है, कि एक टाइम में जो दो कंडक्टर का जो करंट का डायरेक्शन है वो फॉलो होना चाहिए, तो इस टाइम में आप क्या होगा, बी फेज का भी जो करंट का डायरेक्शन होगा वो रिवर्स होगा। यानी पहले जो बी फेज में आपका करंट बी कंडक्टर से एंटर कर रहा था, अब वो बाहर की तरफ निकलेगा, बी डैश से अंदर की तरफ। ठीक है, अब अगर आप देखो बहुत ध्यान से, जो आपके जो तीन जो कंडक्टर हैं राइट साइड के, टॉप राइट साइड के जो तीन कंडक्टर हैं उससे करंट इंटर कर रहा है, जो लेफ्ट साइड के जो आपके तीन कंडक्टर उससे करंट बाहर की तरफ निकल रहा है। अब अगर यहाँ पे हम राइट हैंड रूल अगर एप्लीकेबल करते हैं, तो राइट हैंड रूल एप्लीकेबल करने से क्या होगा, आपके फ्लक्स का डायरेक्शन, ठीक है, जिस तीन कंडक्टर से करंट आपका एंटर कर रहा है वहां से आप करंट इंटर करवा रहे हो, और जहां से वो करंट बाहर निकल रहा है हम वहां से करंट को बाहर निकाल रहे हैं, तो आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल शिफ्ट कर जा रहा है। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपका शिफ्ट कर गया, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पोजीशन पे अगर हम देखें तो देखो, आपका नॉर्थ पोल कहाँ पे था पहले, सबसे पहले आपका नॉर्थ पोल इस पोजीशन पे था, साउथ पोल इस पोजीशन पे था। यानी कि अगर हम उसके एक्सिस को हम अगर हम ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ठीक, अब अगर हम सेकंड पोजीशन पे जाते हैं, तो अब जो आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो है वो एक्सिस चेंज कर गया, देखो अब वो एक्स एक्सिस पे नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर फेस को कॉमन रहने देते हैं, यानी कि जो पहले उसका करंट का जो बिहेवियर था वो सेम रहने देते हैं। आर फेस जो है ये आर फेज का आर डैश कंडक्टर, सॉरी आर कंडक्टर, ये आर डैश कंडक्टर, वाई फेज का ये वाई कंडक्टर, देन ये वाई डैश कंडक्टर, बी फेज का ये बी कंडक्टर, देन ये बी डैश कंडक्टर। अब इस केस में देखें तो आर फेज के करंट जो अभी जस्ट प्रीवियस जो आपका था, क्योंकि एक बार वो चेंज हो चुका है, उसको हम सेम रहने दें, और वाई फेज का जो करंट का डायरेक्शन अगर हम उसे चेंज करते हैं, तो वाई फेज का जो करंट का डायरेक्शन है, पहले क्या था, वाई कंडक्टर से करंट इंटर कर रहा था, अब उससे बाहर निकलेगा और वाई डैश से इंटर करेगा। तो अब इस कंडीशन में देखें तो अब आपके जो लेफ्ट साइड के जो टॉप तीन कंडक्टर हैं उससे करंट आपका अंदर घुस रहा है, और राइट साइड के बॉटम तीन कंडक्टर से करंट बाहर निकल रहा है, तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ हो रहा है। यानी कि अब जो नॉर्थ पोल होगा वो यहाँ पे होगा और साउथ। अब अगर हम इसके एक्सिस पे बात करें तो देखो, अब फिर आपका एक्सिस चेंज कर, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट वाले पे बात करें तो फिर से ये आपके आर फेज का आर कंडक्टर और डैश कंडक्टर, ये वाई फेज का वाई कंडक्टर, देन वाई डैश कंडक्टर, बी फेज का ये बी कंडक्टर, देन बी डैश कंडक्टर। तो इस बार क्या हुआ, सबसे पहले पिछली बार क्या था, आर आपका कांस्टेंट रह रहा था, इस बार आपके बी फेज का जो करंट होगा वो सेम, जो आपका बी फेज का करंट होगा वो सेम होगा प्रीवियसली। ठीक है, आर फेज का चेंज होगा, आर फेज में पहले आर कंडक्टर से करंट इंटर कर रहा था, अब वो बाहर की तरफ निकलेगा, तो आर डैश से अंदर की तरफ घुसेगा। वाई फेज में करंट का डायरेक्शन आपका चेंज होगा, तो पहले वाई कंडक्टर से करंट आपका बाहर की तरफ निकल रहा था, अब वो इंटर करेगा, वाई डैश से बाहर की तरफ निकलेगा।
अब फिर से अगर आप कंडक्टर का जो डायरेक्शन देखोगे तो अब क्या है, फिर से आपका जो कंडक्टर है, टॉप के कंडक्टर उससे करंट बाहर निकल रहा था और जो बॉटम कंडक्टर उससे करंट अंदर की तरफ घुस रहा था, तो फ्लक्स का डायरेक्शन राइट साइड से हो रहा था, यानी कि राइट साइड पे आपका नॉर्थ पोल एंड लेफ्ट साइड पे आपका साउथ पोल। अब अगर इसके एक्सिस को देखें तो देखो, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से अगर अपने चारों फिगर को देखो, क्योंकि फिगर आपके सेम है, चारों के चारों आपके फिगर सेम है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कैसे हो रहा है, तो वो अभी हमने जो यहाँ पे जो फेजर डायग्राम बनाया था थ्री फेज सिस्टम का, वहां पे हमने क्लियरली ये देखा था कि किसी एक टाइम में किसी दो कंडक्टर का ही करंट का डायरेक्शन सेम हो सकता है, तीसरे कंडक्टर का अपोजिट होगा। और जस्ट इसी प्रिंसिपल को जब हमने फॉलो किया और हर इंस्टेंट में जब वो चेंज हो रहा था, क्योंकि जो आपका जो करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, हर टाइम पे वो चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे अब देख सकते हो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आपका स्टेटर कंडक्टर जो है वो स्टेशनरी है, वो मैकेनिकली वो स्टेशनरी है, बट चूंकि इलेक्ट्रिकल करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखें तो क्या हो रहा है, पहले आपका एक्स एक्सिस पे था, फिर वो मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मूव करना स्टार्ट कर रहा है और फिर से वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, यानी कि इसका रोटेशन बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर में जब आप एसी सप्लाई देते हो तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एज वेल एज उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता है। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो आपका फ्लक्स है वो रोटेटिंग फ्लक्स है, यानी कि टाइम वेरिंग फ्लक्स है। अब हम यहाँ पे बात करें कि ये तो हमने सबसे पहले ये देख लिया कि जो आपका जो स्टेटर जो है उस पे कैसे एक रोटेटिंग आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब अगर हम बात करें तो अब हम रोटर पे कंडक्टर्स पुट, तो आपके रोटर पे भी कंडक्टर्स होंगे जिसको हम रोटर कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और ये जो रोटर कंडक्टर्स हैं, अब क्या होगा कि ये जो आपके स्टेटर वाइंडिंग पे आपने थ्री फेज सप्लाई दिया जिसके कारण आपका एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जब आपके रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, क्योंकि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यही बोलता है कि जब आपका कोई भी कंडक्टर अगर स्टेशनरी है तो उसे अगर टाइम वैरिंग फ्लक्स उसे लिंक करता है तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्लियर हो रहा है कि जैसे आपने अपने स्टेटर वाइंडिंग पे थ्री फेज एसी सप्लाई दिया और उस थ्री फेज एसी सप्लाई के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जो कि रोटेटिंग फ्लक्स है, वो फ्लक्स जब आपके रोटर के कंडक्टर को लिंक करता है तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस। अब अगर आपके रोटर के कंडक्टर पे भी एक वोल्टेज इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली है वो भी एक करंट प्रोड्यूस करेगा, और वो करंट ऐसा होना चाहिए कि जो आपके जो डायरेक्शन ऑफ जो करंट होगा आपके रोटर कंडक्टर में, वो ऐसा एक इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो आपके स्टेटर को अपोज कर रहा हो, तभी आपका लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा। तो इस पॉइंट से देखें तो अब जो है, अगर आपके कंडक्टर में कोई भी फ्लक्स कट करता है उसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, यानी कि क्लोज सर्किट बना के रखते हैं, उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। करंट के प्रोड्यूस होने से आपका क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। अब जो आपका रोटर है जब वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अब जो आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है जो आपके नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे टर्मिनेट कर रहा है, अब क्या है वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और अगर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो अब आपके जो रोटर कंडक्टर है उसमें जब वोल्टेज इंड्यूस होगा, जब उसमें करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट के कारण जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए लेंज़ेस लॉ के हिसाब से अपने कॉज को इफेक्ट करना अपोज करना चाहिए। और कॉज इसको अपोज कैसे करेगा कि जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो क्या करेगा, उससे अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि अब जब आपका जो यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, एक्चुअली अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके रोटर कंडक्टर में जो आपका वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और वो एक स्पीड से रोटेट कर रहा है।
ठीक है। तो अब जो आपका, सपोज मान लेते हैं कि अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका डायरेक्शन है आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का, वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है जिस स्पीड से रोटेट करता है हम उसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से, जो आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो जिस स्पीड से रोटेट करता है हम उसे बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो यहाँ पे आपके स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई देने के कारण जो आपका करंट पास कर रहा था आपके कंडक्टर से और जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वो फ्लक्स आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, जिसको आप रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे थे। और जिस स्पीड पे आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मेन मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेट करेगा आप उसे बोलेंगे सिंक्रोनस स्पीड। अब क्या है कि यहाँ पे अगर जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था अगर वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो वो कितना भी आपके रोटर कंडक्टर को लिंक कर देता, उसमें कोई भी वोल्टेज नहीं होता, क्योंकि आपके फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का कंडीशन सेटिस्फाई बस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग फ्लक्स है। तो यहाँ पे इस रोटेटिंग फ्लक्स के कारण जो आपके रोटर कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस कर रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था, और उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा था वो क्या करेगा, ऑलवेज अपने कॉज को अपोज करेगा। तो यहाँ पे कॉज जो है आपके रोटर कंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस करने का वो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो आपका रोटर कंडक्टर में जो करंट और वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कि जो उस रोटेशन को अपोज करेगा। उस रोटेशन को अपोज करने का मतलब है ये जो आपका यहाँ पे जो रोटर है वो रोटर भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा और उस स्पीड जो रोटेशन ऑफ द जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसको वो अचीव करना चाहेगा, क्योंकि 100% क्या है कि जिसके कारण से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको अपोज करने का मतलब है वो इफेक्ट ही खत्म करना। तो यहाँ पे आपका जो रोटेशन है वो जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका रोटर भी उसी स्पीड से रोटेट करने लग जाएगा तो उन दोनों के बीच का जो होगा वो इंडक्शन प्रिंसिपल रिड्यूस कर जाएगा। इंडक्शन प्रिंसिपल रिड्यूस करने का मतलब आपका कंडक्टर का जो वोल्टेज इंडक्शन है, करंट प्रोडक्शन है, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रोटर है वो आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा, ठीक है, और वो ट्राई करेगा आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को के स्पीड को अचीव करने का यानी कि सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करने का। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जब तक आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में एक रिलेटिव स्पीड रह जाएगा तब तक आपका जो रोटर है वो रोटेट होता रहेगा, क्योंकि उसमें वोल्टेज इंड्यूस होता रहेगा, उसमें करंट प्रोड्यूस होता रहेगा, वो एक रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और जिसके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण आपका रोटर रोटेट करता रहेगा। लेकिन जैसे आपका कंडक्टर सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करेगा, तो अगर आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड भी अगर सिंक्रोनस स्पीड पे है, आपका रोटर भी स्टेटर सिंक्रोनस स्पीड पे है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन होगा वो जीरो होगा। और उस कंडीशन में आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके कंडक्टर को लिंक करने के बाद भी वोल्टेज इंड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल का जो सबसे बड़ा कंडीशन है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए वो जीरो हो जा रहा है, तो उसमें कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका रोटर कंडक्टर में जो वोल्टेज इंडक्शन है, करंट प्रोडक्शन अगर वो जीरो होता है तो क्या होगा, वो जो स्पीड है वो रिड्यूस करने लगेगा। और जैसे आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड से रिड्यूस करता है फिर से आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में एक रिलेटिव मोशन बनेगा और उसके कारण फिर से आपके रोटर जो कंडक्टर है उसमें वोल्टेज इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, फिर रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और आपके स्टेटर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और रोटर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण रोटर आपका रोटेट होता रहेगा। और इसलिए जो आपका रोटर होता है इंडक्शन मशीन में कभी भी आपके सिंक्रोनस स्पीड को अचीव नहीं कर पाता, और इसी कारण से आप अपने इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर ही कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि आपका इंडक्शन मोटर का रोटर कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं कर सकता। अगर वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करने का मतलब है आपके वोल्टेज इंडक्शन जीरो होना। वोल्टेज इंडक्शन जीरो होना यानी कि मतलब है कि आपका रोटर रोटेट ही नहीं करेगा, क्योंकि रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। और ये हमने पहले डिस्कस किया था कि मोटर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपका मोटर में दो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करो, एक आपका स्टैटिक होगा, दूसरा आपका फ्री टू मूव होगा। आपका जो स्टेटर होता है वो ऑलवेज वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है, जो रोटर होता है वो ऑलवेज रोटेट करने के लिए फ्री होता है। और उस दोनों मैग्नेट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण आपका जो रोटर होता है वो रोटेट करता है। तो इसलिए आपका जो इंडक्शन मोटर का रोटर है वो कभी भी आपके सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं करेगा, इसलिए इसे आप असिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सेकेंड, आप जो आपका इंडक्शन मोटर है इससे आप रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसे आप रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है उसके स्टेटर पे हम सिर्फ सप्लाई देते हैं, उसके रोटर पे हम सप्लाई नहीं देते। प्रीवियसली जब लास्ट चैप्टर में जब हम डिस्कस कर रहे थे डीसी मोटर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप उसके फील्ड वाइंडिंग पे भी सप्लाई देते हो, उसके रोटर वाइंडिंग पे भी सप्लाई देते हो, और दोनों को आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, तब आप उसके जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन रिपल्सन कारण आपका रोटर रोटेट होता है। बट इंडक्शन मोटर के केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप इसके स्टेटर वाइंडिंग पे या रोटर वाइंडिंग पे, इन दोनों में से कोई भी, ये कोई 100% जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटर वाइंडिंग पे ही करंट सप्लाई करना है। आप चाहो तो रोटर वाइंडिंग पे भी करंट सप्लाई कर सकते हो। आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है वो दो टाइप का होता है, स्क्वायर केज और स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होता है आप उसके रोटर पे भी सप्लाई दे सकते हैं, स्टेटर वाइंडिंग को आप उसको शॉर्ट सर्किट करके रख सकते हैं। तो जो आपके इंडक्शन मोटर है उसमें जो दो वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग, तो इस स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग को आप सप्लाई देते हो। दूसरे वाइंडिंग में जो वोल्टेज का इंडक्शन और करंट का प्रोडक्शन होता है वो इंडक्शन प्रिंसिपल के कारण होता है, जो कि जस्ट सेम प्रिंसिपल है आपके ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में भी आप यही कर रहे थे, हमने लास्ट ट्रांसफार्मर चैप्टर में ये डिस्कस किया है कि आपके आपके जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है, जिसको आप प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, उससे आप सोर्स कनेक्ट करते हो, और उसमें करंट फ्लो होने से जो एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और वो फ्लक्स जब आपके सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो उसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, देन आप पावर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर के केस में हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के केस में हम ये कर रहे हैं कि आपका सबसे पहले आप सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग पे दे रहे हैं, जो उससे करंट पास होने के बाद एक रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। वो फ्लक्स जब आपके रोटर कंडक्टर को कट करता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसमें रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे जो रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वो ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण हो रहा है, और इसलिए आप इंडक्शन मोटर को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर और रोटेटिंग ट्रांसफार्मर। तो उसका जो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सिंगल होगा, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को ही आप एसिंक्रोनस मोटर कहते हैं क्योंकि वो सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट नहीं कर सकता। आप इसी को रोटेटिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं क्योंकि रोटर में जो सबसे पहले जो वोल्टेज का इंडक्शन होता है वो ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण होता है। So students, we have achieved our first learning outcome, that is the working principle of three-phase induction motor, and I hope that you have understand it very well. So let's begin with our second learning outcome, that is concept of slip. अब अगर हम बात करें स्लिप की, तो स्लिप बेसिकली क्या है, आपके जो अभी हमने जस्ट जो डिस्कशन करी अपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि जो आपका स्टेटर वाइंडिंग पे जब आप एक थ्री फेज सप्लाई देते हो तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपके रोटर कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, और वो अपना एक रोटर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण आपका जो रोटर होता है वो रोटेट करता है। तो ये जो हमने वहां पे ये भी डिस्कस किया कि अगर आपके इंडक्शन मोटर का जो रोटर है अगर उसको हम सिंक्रोनस स्पीड पे डाल दें तो क्या होगा, जैसे आपका रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगा, आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड
के बीच में जो आपका रिलेटिव मोशन होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब आप अपने इंडक्शन मोटर के रोटर को जैसे आप सिंक्रोनस स्पीड पे डालते हो, वैसे ही आपका जो स्टेटर जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका रोटर है, इन दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और अगर आपका रिलेटिव मोशन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच का अगर जीरो हो जाता है, तो क्या होगा, आपका जो फ्लक्स का जो आपका जो वोल्टेज इंडक्शन था आपके रोटर कंडक्टर में, जो करंट का प्रोडक्शन था आपके रोटर कंडक्टर में, वो आपका जीरो हो जाएगा। तो आपका जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड था वो जीरो हो जाएगा। और अगर आपका रोटर मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो हो जाता है तो आपके स्टेटर और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और रिपल्शन भी जीरो हो जाएगा, यानी कि आपके रोटर का रोटेशन भी जीरो हो जाएगा, यानी कि जिस भी स्पीड से था वो रिड्यूस करने लग जाएगा जीरो स्पीड की तरफ। तो यहाँ पे आता है कि आपका कभी भी जो इंडक्शन मोटर का रोटर है वो आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं होना चाहिए। तो स्लिप भी वही डिफाइन करता है कि स्लिप इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। ठीक है, जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्पीड है जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, और जो आपका रोटर का स्पीड है, इन दोनों के बीच के रिलेटिव स्पीड को हम बोलते हैं स्लिप। तो स्लिप है, slip is the relative speed between stator magnetic field and rotor। ठीक है, expressed on per unit यानी PU और परसेंटेज बेसिस। ठीक है, तो स्लिप क्या है, स्लिप आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है आप उसे स्लिप कहते हैं। और इसको जो भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्लिप का कोई यूनिट नहीं होता, आप इसको या तो परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो या तो फिर आप अपने पर यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका स्लिप होता है, अगर हम स्लिप जो होता है जनरली हम उसे स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। तो जो आपका स्मॉल एस होता है स्लिप, दैट इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। अब अगर इसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड होगा। अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो इसे हम पर यूनिट बोलते हैं। तो जनरली क्या है, जब हम डिस्कस कर रहे थे, जब आप स्टार्टिंग में जब ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे हमने पर यूनिट जो पैरामीटर है वो डिस्कस किया था। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी का जब पर यूनिट वैल्यू निकालना होता है तो उसके एक्चुअल वैल्यू में से आप अपना जो बेस वैल्यू होता है, जो कि आप जनरली जो आपके सिस्टम का जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है उससे आप मान लेते हो, ऐसे आप बेस वैल्यू कुछ भी मान के चल सकते हैं। तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो पर यूनिट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, स्लिप क्या है, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके सिंक्रोनस स्पीड ns पे रोटेट कर रहा है, और जो आपका रोटर है अगर वो n स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो जो आपका जो इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा, जो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो आपका स्लिप है। ठीक है, और अगर उसको आप सिंक्रोनस स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो कितने फ्रैक्शन आपका जो रिलेटिव स्पीड है वो निकल रहा है, तो वो जो आपको रेशियो बताएगा वो आपको बताएगा पर यूनिट में। यानी कि अगर आपने ये सिंपल फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे जो आपका स्लिप होगा वो पर यूनिट बेसिस पे आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होगे। बट अगर इसी फॉर्मूले में S इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस में सिर्फ आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका परसेंटेज स्लिप हो जाए। यानी जो आपका स्लिप होता है वो रिप्रेजेंट होता है या तो पर यूनिट में या तो परसेंटेज में। अब यहाँ पे जो हमने नोटेशन यूज किया है, वेयर एन एस इज
सिंक्रोनस स्पीड एन रोटर स्पीड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब बात करते हैं कि जो रोटर स्पीड यानी कि जिस स्पीड से आपका रोटर रोटेट हो रहा है, बट सिंक्रोनस स्पीड जिस पे आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिंक्रोनस स्पीड ठीक है। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड द स्पीड एट विच मेन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स, वो उसे हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और जो सिंक्रोनस स्पीड होता है आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन एस इज इक्वल टू 120 F बाई, ठीक है, जहां पे ये जो फॉर्मूला आता है 120 F बाई पी, वहां पे जो F है वह है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, जो P है वह है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड क्या है? सिंक्रोनस स्पीड जिस पे आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है। इंडक्शन मोटर के केस में हमने देखा कि जैसे आप 3 फेज सप्लाई देते हो तो जो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो वो जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा होता है हम उसे सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F बाई पी, जहाँ F आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई है, P आपके नंबर ऑफ पोल्स। तो अब स्लिप के केस में अगर हम बात करें तो जो आपका जो स्पीड ऑफ द स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वो कितना होगा? सबसे पहले अगर बात करें स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, तो जनरली क्या है आपका सिंक्रोनस स्पीड दैट इज इक्वल टू 120 F बाई पी। ठीक है, तो आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपके स्टेटर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि स्टेटर जो होता है वो आपका स्टेशनरी कंडीशन में है, तो जो भी स्पीड आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का होगा वो आपके स्टेटर के रिस्पेक्ट में ही होगा, जिसको आप बोल रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड। और इस सिंक्रोनस स्पीड से आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना सप्लाई का फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। अगर आपको आपके मैग्नेटिक फील्ड का अगर सिंक्रोनस स्पीड अगर आपको पता है तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि कितने फ्रीक्वेंसी पे आप पावर सप्लाई कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू एन एस पी अपॉन 120। ये जो फॉर्मूला है आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, या फिर आपको क्या करेंगे, आपको सप्लाई का फ्रीक्वेंसी बता देंगे, नंबर ऑफ पोल्स बता देंगे आपको इंडक्शन मोटर का, और बोलेंगे इसका सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, या फिर आपको सिंक्रोनस स्पीड बता देंगे, नंबर ऑफ पोल्स बता देंगे, और आपसे पूछेंगे कि जो आपने इंडक्शन मोटर को जो आपने सप्लाई किया है वो आपका उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो वो आप इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वो एन हमने मान रखा है, इसलिए हमने स्लिप का जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो यहाँ पे जो एन है वो स्पीड ऑफ द रोटर है। ठीक है, अब अगर बात करें कि स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स का विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी कितना स्पीड होगा, तो यहाँ पे क्या है कि जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपके सिंक्रोनस स्पीड एन एस से रोटेट कर रहा है, आपका जो रोटर है सेम डायरेक्शन में आपके एन स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो अगर हम आपसे पूछे कि जो आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी क्या हो जाएगा, एन एस स्पीड से आपका मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा था उसमें रोटर का स्पीड जैसे माइनस होगा तो वो हो जाएगा
स्पीड ऑफ द स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। और अगर आपके स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी अगर ns माइनस एन है तो आप यहां से रोटर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो यहां पे जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगा तो अभी हमने देखा कि अगर आपको स्पीड पता है, सिंक्रोनस स्पीड पता है, तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं। अगर उस फॉर्मूले पे अगर हम जाएं तो आपका जो रोटर फ्रीक्वेंसी अगर एफ आर है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पी इंटू एन एस माइनस एन, क्योंकि यहाँ एन एस माइनस एन आपका स्टेटोमैटिक जो फ्लक्स है उसका रोटर के रिस्पेक्ट में आपका स्पीड है, दैट इज पी इंटू एन एस माइनस एन अपॉन 120। ये आपको रोटर फ्रीक्वेंसी बता देगा, ठीक है। और हमें पता है कि स्लिप एस इज इक्वल टू होता है एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। तो हम यहां से एन एस माइनस एन इज इक्वल टू एस एन एस लिख सकते हैं। और अगर इसे हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो आपका जो रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर है दैट इज इक्वल टू पी इंटू एस एन एस अपॉन 120, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्लिप एस इंटू पी एन एस अपॉन 120। और पी एन एस अपॉन 120 आपका क्या होता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको लिख सकते हैं एस एफ। दैट मीन्स कि जो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी होगा एफ आर विल बी स्लिप टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये रिलेशन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन अराइज होते हैं उसमें ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा सकता है, या फिर इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा सकता है कि आपको स्लिप बता देगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बता देगा और बोलेगा कि आपके रोटर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, या फिर आपको नंबर ऑफ पोल बता देगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बता देगा, ठीक है। आपका जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो बता देगा, और आपसे पूछ लिया कि रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमें पता है कि अगर हमें नंबर ऑफ पोल बता दे, नंबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी बता दे, तो वहाँ से हम 120 एफ बाई पी से हम सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं आपके क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ पोल दे दे इंडक्शन मोटर का, आपको सप्लाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बता दें, आपके रोटर का किस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो आपको बता दें, और आपसे पूछ ले रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप क्या करेंगे, आपके नंबर ऑफ पोल और सप्लाई फ्रीक्वेंसी से आप सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे, दैट इज एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी। और वहाँ से जब एन एस निकालेंगे तो एन एस माइनस एन अपॉन एन एस से आपको आपका स्लिप मिल जाएगा, और उस स्लिप को अपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो इस टाइप से भी छोटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने देख लिया कि आपका जो स्टेटर फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी उसका स्पीड क्या होगा। फिर हमने देखा कि जो स्टेटर फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी उसका स्पीड क्या होगा, और वहाँ से हमने रोटर फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर लिया। ओके, तो अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है हमारे स्लिप का वो क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका स्टेटर बॉडी के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड हो सकता है, या रोटर के रेस्पेक्ट में कितना स्पीड होगा। और फिर वहाँ से हमने जो रोटर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हमने निकाला, ये डिस्कस किया कि आपके एग्ज़ाम में इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक। अब बात करते हैं स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, क्योंकि अभी जब हम वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जब आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आपके रोटर कंडक्टर को कट करता है तो उसमें एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो करंट प्रोड्यूस होता है, और उस करंट के कारण आपका एक रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स भी
प्रोड्यूस होता है, रोटर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, तो उस जो रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका भी तो अपना कुछ स्पीड होगा, तो वो स्पीड क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 120 एफ आर अपॉन पी, क्योंकि यहाँ पे एफ आर जो है वो आपका रोटर फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया कि जो 120 एफ आर है वो हो जाएगा एस एफ अपॉन पी, यानी हम इसे लिख सकते हैं स्लिप टाइम्स ऑफ 120 एफ बाई पी, यानी हम इसे लिख सकते हैं एस एन एस, यानी कि आपका जो रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी, उसका जो स्पीड होता है वो स्लिप टाइम्स ऑफ सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो ये पॉइंट भी यहां से क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब बात करते हैं स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी। तो अब उस केस में बात करें तो रोटर फ्लक्स का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर बॉडी क्या होगा, आपका जो रोटर है वो आपके एन स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटर आपका एन स्पीड से रोटेट कर रहा है, जिसके कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है आपका, उस रोटर से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है जिसको आप रोटर फ्लक्स बोल रहे हैं, और वो जो रोटर फ्लक्स है वो रोटर बॉडी के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, रोटेट कर रहा है, सॉरी, वो है आपका एन एस। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, अगर आपका स्लिप एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, देन एन एस को अगर हम दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या होता है, स्लिप टाइम्स ऑफ एन एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन होता है। तो यहां पे अगर इस वैल्यू को पुट करें तो एन प्लस एन एस माइनस एन, तो ये एन एंड एन कैंसिल आउट होगा, दैट इज इक्वल टू एन एस। इसका मतलब क्या है कि जो आपका स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स हो और जो रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स हो वो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर वो सेम स्पीड से रोटेट करता है, दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स। स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स, तो आपका रोटर फ्लक्स भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, स्टेटर फ्लक्स भी आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होगा वो होगा जीरो। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आपका जो फ्लक्स का जो प्रोडक्शन होता है आपके स्टेटर वाइंडिंग के कारण और आपके रोटर वाइंडिंग के से जो करंट पास होता है उससे, तो उन दोनों का क्या रिलेशन होता है, कैसे आपका स्लिप निकल कर आता है, कैसे आपका जो सिंक्रोनस स्पीड होता है और जो रोटर के बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है आप उसको स्लिप बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने ये फिर और आगे डिस्कस किया कि किस हिसाब से आपका रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स का स्टेटर के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड होगा, आपके रोटर के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड होगा। वहाँ से फिर हमने निकाला कि आपका रोटर फ्रीक्वेंसी क्या हो सकता है, रोटर फ्रीक्वेंसी से हमें पता चला कि जो आपका रोटर फ्लक्स है उसका रोटर के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड होगा। फिर हमने ये देखा कि जो रोटर फ्लक्स है उसका स्टेटर के रिस्पेक्ट में आपका कितना स्पीड हो रहा है, फिर आपके रोटर फ्लक्स का विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स कितना स्पीड होगा। ये सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, और यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो आपका इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन होता है वो आपके टॉर्क के प्रोडक्शन से होता है। तो जो आपका सबसे पहले जो वर्किंग प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया कि जो आपका रोटर जो वाइंडिंग होता है वो उसको आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो रोटेटिंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है वो उसे कट कर रहा है, तो उसमें वोल्टेज इंडक्शन और करंट प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से के बाद आपके स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण आपका रोटर रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से हम एक नेसेसरी कंडीशन यहाँ से निकाल सकते हैं कि किसी भी मशीन में टॉर्क डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टेडी स्टेट टॉर्क इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक मशीन। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या बन के आता है कि आपका स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स जो हो वो शुड बी कांस्टेंट टू एम्पलीट्यूड, यानी कि जो उसका एम्पलीट्यूड होगा, यानी कि यहाँ पे जो आपका फ्लक्स का प्रोडक्शन हो रहा है अगर वो एसी फ्लक्स यानी टाइम वेरिंग फ्लक्स है तो उसका जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो आपका आरएमएस वैल्यू होता है। या फिर अगर आपने डीसी सप्लाई दिया हुआ है तो आपका डीसी फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है उसका भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो है आपका स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स जो होता है उसका मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड कि जो आपका स्टेटर फ्लक्स और रोटर फ्लक्स है शुड बी स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो यहाँ पे हमने देखा जब इंडक्शन मोटर हम डिस्कस कर रहे थे तो अभी जस्ट हमने देखा लास्ट स्टेज में कि जो आपका रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स था वो स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स के रिस्पेक्ट में उसका स्पीड कितना आ रहा था, जीरो, यानी कि उन दो वो जो दोनों है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी कंडीशन में है। सेकेंड जो आपका जो लास्ट कंडीशन बन के आता है कि अगर आपका रोटर रोटेट करना है तो उसका सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि आपका जो स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स है और जो आपका रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है उन दोनों के बीच में एक रिलेटिव एंगल होना चाहिए, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्योंकि उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होगा कि आपका अगर सपोज मान लेते हैं जो स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है और उससे कुछ एंगल से आपका लीड या लैग कर रहा है आपका रोटर नॉर्थ पोल, रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो उन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा जो थ्रू आउट द रोटेशन होता रहेगा। और वो जब तक वो एंगल मेंटेन रहेगा उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण आपका रोटर रोटेट करता रहेगा और उतने टाइम तक आपका लोड को आपका मोटर मैकेनिकल पावर सप्लाई करता रहेगा। तो ये तीन कंडीशंस आते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जो आप स्टेडी स्टेट टॉर्क जो आप डेवलप करते हो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट बन के आते हैं। So students, we have completed our second learning outcome, that is concept of sleep, and I hope you have understand it very well. So